जय श्री गणेश दोस्तों। एक एस्ट्रोलॉजर को अच्छा और सटीक प्रेडिक्शंस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या देखें हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में? क्या उसकी नॉलेज, क्या उसका स्किल, क्या उसकी जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी, या फिर उसका एक्सपीरियंस कि उसने हज़ारों क्लाइंट्स हैंडल किए हैं और उनका क्या फीडबैक है, या फिर इन सब से ऊपर उस पर ईश्वर की कृपा है या नहीं है, जिसे हम डिवाइन ग्रेस कहते हैं। दोस्तों, मेरी नज़र में सबसे पावरफुल चीज़ डिवाइन ग्रेस ही है। ईश्वर की विशेष कृपा रहने से ही कोई व्यक्ति इस काबिल बनता है कि वो सामने बैठे हुए व्यक्ति की मदद कर सके, उसकी लाइफ को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो खास तौर पर इस चीज़ के बारे में है कि डिवाइन ग्रेस तो ईश्वर आपके कर्मों के हिसाब से देता ही है। आज मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे डिवाइन ग्रेस मिलेगी और ईश्वर मेरा साथ देंगे। आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको भी मिलेगी। लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर को क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है अगर वो सही प्रेडिक्शंस देना चाहता है। तो दोस्तों, ये 100-200 रुपए की एक दो किताब पढ़ करके एस्ट्रोलॉजी सीखने जैसी बात नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग, जीवन भर करने वाली एक तपस्या है। तो बेसिकली देख लेते हैं दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। आपको सबसे पहले पाराशरी ज्योतिष आनी चाहिए, जो कि वृहत पाराशरी जो उनकी बुक है पाराशर ऋषि की, उसमें जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ से आपको नॉलेज मिलनी चाहिए कि आप सबसे पहले देखें कि लग्न चार्ट क्या होता है, चलित चार्ट किस तरह से होता है, राशियाँ क्या है, हाउसेस जो है वो कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांजिट, जिसमें कि आप गोचर कहते हैं, उसके दौरान कैलकुलेशंस कैसे करनी होती है और दशाओं का सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है पाराशरी ज्योतिष में। नेक्स्ट दोस्तों, इसी का रिफाइंड वर्जन जो है वो है केपी एस्ट्रोलॉजी, यानी कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति जी ने जो पाराशरी ज्योतिष थी उसको बेस बना करके और एक अलग लेवल की उन्होंने एक रिसर्च अपनी रखी, जिसे केपी पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात दोस्तों ये है कि ये राशि ज्योतिष पर नहीं बल्कि ये नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पे चलती है, यानी कि नक्षत्र ज्योतिष पर। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि जो राशियां होती है वो नक्षत्रों को कलेक्ट करके बनाई जाती है। दोस्तों, हमारी जो ज़ोडिएक बेल्ट है उस पे, यानी कि जहाँ पर हमारी पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में अलग अलग ताराओं का, अलग अलग जो स्टार्स है उनका एक समूह है, एक कलेक्शन है। उनको हम कहते हैं नक्षत्र, और ऐसे 27 नक्षत्र हैं। लेकिन अगर आप ज़ोडिएक बेल्ट जो है जिसमें हमारा सन और अर्थ मूव करते हैं, उससे अगर ऊपर और नीचे की तरफ देखते हैं तो कुल मिलाकर के 48 नक्षत्राज हैं। लेकिन हम सिर्फ 27 को स्टडी करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं। अब नक्षत्र जो है उसका 2.25 नक्षत्र का उसका एक राशि बनती है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे 30 आपकी 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है, आप डिवाइड करके देख लीजिए कि आपके पास में 2.25 नक्षत्र, या मैं कहूँगा कि एक राशि के अंदर 2 से ज़्यादा नक्षत्र होते हैं। अच्छा, हर एक नक्षत्र के अंदर भी चरण होते हैं, यानी कि स्टेप्स होती है अलग अलग, और वो चरणों के हिसाब से आप उसका असर देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनका नक्षत्रों का भी स्वामी होता है। जैसे हमारी राशि का एक लॉर्ड होता है ना, जैसे एरीज है मेष राशि, उसका लॉर्ड है मार्स यानी कि मंगल। इसी तरह से नक्षत्रों के भी अलग अलग गॉड्स होते हैं, उनके अलग अलग लॉर्ड्स होते हैं, और उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो आपको आनी चाहिए नक्षत्र ज्योतिष। साथ में आपको पता होना चाहिए कि उप नक्षत्र स्वामी यानी कि कस्पल सब लॉर्ड, उसका क्या रोल है। दोस्तों, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कस्पल सब लॉर्ड है वो आपका हर 4-5 मिनट में चेंज होता रहता है, 2-3 मिनट में भी चेंज होता रहता है, कई ऐसे भी हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अगर 2 ट्विंस पैदा हुए हैं और उनके बीच में भी आप देखेंगे जन्म में तो बहुत न के बराबर अंतर है, तो आप जब पाराशरी से उसकी डिटेल्स बनाते हैं तो आप पता पड़ता है कि दोनों का चार्ट एक सा है, लेकिन एक हीरो बन जाता है, एक विलेन बन जाता है। तो इसका पता कैसा पड़े, तो इसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति बहुत काम आती है, क्योंकि कस्पल सबलॉर्ड जो है वो हर कुछ मिनटों में चेंज होते रहते हैं। तो अगर एक जुड़वा बच्चा और दूसरा जुड़वा बच्चा दोनों के चार्ट को मिलाया जाए तो उनके उपनक्षत्र स्वामी की वजह से इनमें दिन रात का अंतर आ जाता है। जबकि अगर आप पाराशरी ज्योतिष पे जाएंगे तो उसमें सिर्फ 2 घंटे के लगभग एक जो है लग्न होता है, और वो लग्न पूरा सेम रहता है, तो उसमें इस चीज़ का पता चलाना मुश्किल रहता है।
नेक्स्ट दोस्तों, आपको अगर केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अब एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ ये एक या दो टूल से काम नहीं चलाना होता, उसे 360 डिग्री राउंड अप जो कैलकुलेशन है वो करनी आनी चाहिए। क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ तो मैं तो यही करता हूँ और आपसे भी वही शेयर करूँगा। हाँ, अब नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं, वो है दोस्तों अष्टक वर्गा। अष्टक वर्गा बेसिकली क्या है कि हमने अलग अलग राशियों को अलग अलग हाउसेस के हिसाब से कुछ नंबर्स दे रखे हैं। तो जैसे आपके बाकी की एस्ट्रोलॉजी को मैं कहूँगा एनालॉग एस्ट्रोलॉजी है, उसी तरह से आप जो अष्टक वर्गा है उसे डिजिटल एस्ट्रोलॉजी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें डिजिट्स हैं। तो हमने क्या कर रखा है, हर एक हाउसेस को, हर एक राशि को हमने नंबर दे रखे हैं। उन नंबर्स का जो सम होता है वो उस हाउस की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में पता किया जाता है। तो अष्टक वर्गा का बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक मैथमेटिक्स है, पूरी साइंस है और लॉजिकल है। कोई जादू टोना नहीं है, कोई झाड़ फूंक नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। मैं एमएससी फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स में हूँ और रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टोटली लॉजिकल है, कुछ इसमें हवा वाली बात नहीं है। तो अष्टक वर्गा जो है वो भी कैलकुलेशन के काम में आता है। इससे हम ये देखते हैं कि आपके किस हाउस में कितनी पावर है और कौन सा प्लेनेट उस हाउस को कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये यहां से देखते हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो इससे ये पता पड़ जाता है कि आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगी या ज्यादा मेहनत में कम सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही तो वो बहुत सारी लड़कियां देख रहे हैं और फिर उसको बहुत टाइम लगने के बाद में एक लड़की से फाइनली एक शादी होती है, एक ही होगी ऑब्वियसली। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसा है कि आप घर बैठे हैं, घर बैठे हुए अचानक रिश्ता आया, आपकी मंगनी हुई, शादी हुई और आप फ्री, आपका विवाह वगैरह सब हो गया। तो आपने देखा कि इसी तरह से अगर करियर में देखेंगे कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ती है या इनकम थोड़ी सी बढ़ती है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों ये अष्टक वर्गा से आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है दोस्तों लाल किताब। सुनने में तो ये नाम ऐसा कुछ झाड़ फानूस या अंधविश्वासों किसी टोटकों किसी बुक का नाम लगता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड बुक है। इसका सचमुच में बहुत बदनाम किया गया है। ये टोटकों की बुक नहीं है, ये पाराशरी ज्योतिष का ही रिफाइंड वर्जन है, जिसको पंडित रूपचंद जोशी जी ने से करीब 100 साल पहले इसको तैयार किया था। और इसमें बहुत ही आसान चीज़ों तरीके से ये बता रखा है कि कौन सा घर है, कौन सा प्लेनेट है और उसकी जड़ कहाँ है, घर और उसकी जड़, और साथ में इसमें वास्तु भी कनेक्टेड है। तो आप अगर एस्ट्रो वास्तु को जानना चाहते हैं तो लाल किताब इज अ वंडरफुल बुक। तो दोस्तों ये एक अच्छी बुक है और बहुत आसानी से काम करती है और एग्जैक्टली काम करती है। आप जब लाल किताब को स्टडी करेंगे आपको इतना मजा आएगा, क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसके बारे में आप वो सब चीजें बता देंगे जो उसको खुद को ही मालूम है और किसी को मालूम भी नहीं है। तो दोस्तों लाल किताब इज अ वेरी पावरफुल टूल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर। अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी क्या काम करती है, ये चलती है कारक तत्व पे, यानी सिग्निफिकेशंस पे। तो जैसे मान लीजिए आपका जुपिटर है, जुपिटर एक तरीके से पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, इसका सिग्निफिकेशन रहता है इसमें। तो इसी तरह से मरकरी है, वो बिजनेस का, नेटवर्किंग का, इसका सिग्निफिकेटर है। तो जो कारक तत्व हैं उनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हर प्लेनेट का हमारी लाइफ पर कुछ खास असर ज़रूर होता है, स्पेशली दशा के दौरान। जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए आपकी दशा मून की चल रही है, तो आप ये देखेंगे कि आपको कैश लिक्विडिटी से रिलेटेड आपके काम ज़्यादा पड़ेंगे, आपका मन बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों को, डिसीजंस को अफेक्ट करेगा और आप पानी के स्रोत के पास में रहना पसंद करेंगे। दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट जो साइंस है वो है वास्तु साइंस। वास्तु साइंस बेसिकली क्या है कि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे घर का या जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उन सब का हम पे जो असर पड़ता है, दैट इज वास्तु साइंस। अब वास्तु में बेसिकली जिस तरह से बाकी सारी मैथमेटिक्स और साइंस है उसी तरह से ये भी साइंस है, ये आर्किटेक्चर है, ये जो हमारा एंशिएंट आर्किटेक्चर है उसकी साइंस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जिस जगह रहते हैं उस पूरे एरिया को हम 16 जोन्स में डिवाइड करते हैं, 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और उन 16 जोन्स को हम 32 एंट्रेंसेस के हिसाब से बांटते हैं कि आपके लिए घर में एंट्रेंस किस जगह पे है। वैसे 32 एंट्रेंसेस इसमें होती है और साथ में इन सभी एरियाज को पूरे को गवर्न करने के लिए 45 एनर्जी फील्ड्स होते हैं, जिसको कि हम वास्तु देवता भी बोलते हैं। तो दोस्तों वास्तु काम करता है
ब्यूटीफुली काम करता है, अमेजिंगली काम करता है। ये बहुत पावरफुल साइंस है और इतनी पावरफुल है कि इसको इंडिया के अलावा बाकी सारी जगह पर भी पूरे वर्ल्ड वाइड आर्किटेक्चरल जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें कंसिडर किया जाता है। भूमि किस तरह से है, भूमि जो होती है, जिस भूमि पर आपको भवन बनाना है यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उसको चेक करने के लिए दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स दी गई है। उसको स्मेल किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है जिसे सॉइल एनालिसिस बोलते हैं, और उसके बेसिस पर पता पड़ता है कि बिजनेस के हिसाब से कौन सी ज़मीन अच्छी है और उसके अंदर किस तरीके का घर, किस तरीके का भवन बनना चाहिए, और कलर्स किस तरीके के अंदर इस्तेमाल होने चाहिए, किस कॉर्नर में कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे क्योंकि 5 तत्वों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो अगर मैं कहूँगा जैसे फायर एलिमेंट है, फायर, एयर, वाटर, स्पेस और आपके जो मेटल, अर्थ, ये जो अर्थ, स्पेस और अर्थ एक ही, मेटल एक ही चीज़ है, तो ये 5 तत्वों के, इन 5 तत्वों के हिसाब से आपको एक्टिविटीज़ अलॉट करनी पड़ती है। तो मान लीजिए कहीं मार्केटिंग, एक ऑफिस है जिसके अंदर मार्केटिंग के लोग आपको बैठाने हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप उनको उस जोन में बैठाएं जो कि वुड से रिलेटेड हो, जो एयर से रिलेटेड हो, ताकि वो अच्छे से एनालाइज करके कुछ अच्छी ब्रांडिंग क्रिएट कर सकें। लेकिन अगर सेल्स वाले बंदे बैठाने हैं तो उनका काम है एक्शन, तो उन्हें कहाँ बैठाना है, उन्हें फायर वाले जोन में बैठाना है ताकि वो डील्स क्रैक करके ला सके। दोस्तों इस तरह से वास्तु काम करता है। बहुत बड़ी साइंस है, मैं इतने कम शब्दों में, इतने कम टाइम में नहीं बता पाऊंगा उसको, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद में अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है न्यूमरोलॉजी, जिसे अंक शास्त्र कहते हैं, द साइंस ऑफ नंबर्स, द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें कई चीजों का बड़ा रोल रहता है। लाइफ में हम देखेंगे नंबर्स से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ। कुछ नंबर्स हमें सूट करते हैं, कुछ नंबर्स हमारे सूट नहीं करते हैं, तो हम हमारी डेट ऑफ बर्थ से या हमारी जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है ड्राइवर नंबर आता है आपका, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनता है। कंडक्टर नंबर आता है जो पूरे डेट और ईयर उन सबको कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से बनता है। फिर आपके लिए सुटेबल और नॉन सुटेबल नंबर्स निकलते हैं। इसमें लॉशो ग्रिड का भी अपन लोग यूज़ करते हैं, और साथ में एस्ट्रोलॉजी को भी कंबाइन करके अंकशास्त्र से एक न्यूमरोलॉजी का एक अच्छा एनालिसिस निकल करके आता है। उसके बाद दोस्तों जो अगली जो साइंस है, अगली जो साइंस है वो दोस्तों है आपकी पामिस्ट्री। पामिस्ट्री मतलब कि ये देखा गया है कि जो आपकी हथेलियाँ हैं, ये जो आपके हाथ और इनकी हथेलियाँ, इसमें बहुत सारी जो लाइंस बनी होती है ये रैंडम नहीं है। इन सब को अगर आप एस्ट्रोलॉजी की आपकी जो बर्थ चार्ट है उससे कनेक्ट करके देखोगे तो दोस्तों आपको इनमें कनेक्शन साफ तौर पे नजर आएगा। न्यूमरोलॉजी और आपकी जो बाकी की जो चीज़ें हैं उनसे भी ये कनेक्ट होती हुई दिखेगी। तो इसमें जो 5 उंगलियां हैं उसमें अलग अलग लाइंस होती है, जैसे आपके हार्ट लाइन हो गई, माइंड लाइन हो गई, लाइफ लाइन हो गई, और ये जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के नीचे जो ये एरिया होते हैं ये पर्वत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र वाला पर्वत हो गया आपका, गुरु पर्वत हो गया, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, और आपका बुध का मरकरी पर्वत हो गया। तो इसी तरह से और ऊपर वाले हिस्सों के अंदर अलग अलग निशान बने हुए होते हैं जिन्हें शंख और चक्र कहते हैं। तो इन सब को स्टडी भी किया जाता है और उसके बाद में ये रिजल्ट निकलता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट जो दोस्तों बात है वो है आपकी होरारी। ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है। तो देखिए लास्ट ये जो 9th पार्ट है दैट इज होरारी। अब होरारी बेसिकली क्या है दोस्तों, होरारी का दूसरा नाम है, पुराना नाम है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली तब काम में करती है या होरारी तब काम करती है जब आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपके पास होरोस्कोप ना हो। तब उस समय का जो ट्रांजिट चार्ट होता है, उस समय की जो प्लेनेटरी चार्ट होता है उसको स्टडी करके, उस अलग अलग ग्रहों के हिसाब से और ट्रांजिट को स्टडी करके जो सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं वो आपके होरारी में आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि एक एस्ट्रोलॉजर को कम से कम इतनी सी जानकारी तो जो मैंने लिखी है वो तो होनी चाहिए और इनकी डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो प्रेडिक्शंस निकल करके आती है दोस्तों वो बिल्कुल सटीक बैठती है। अब इन सब की अलग अलग बुक्स है, इनकी अलग अलग डिटेल्स है। अब इन सबको आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़िए, और मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में जितना ज़्यादा आपको ये डिटेल्स दे सकूंगा आने वाले समय में तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते और इतना टाइम आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बड़ा अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अगर नहीं है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर अपने व्हाट्सएप करके अपनी बर्थ डिटेल्स वगैरह और सीधे अपने भविष्य फल के बारे में जान सकते हैं। अपनी लाइफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं
तो आप व्हाट्सएप नंबर पे सीधे कांटेक्ट कीजिए और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये आज के वीडियो के लिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है, और ये ध्यान रखिए कि ये सब कुछ सिर्फ 0.1% से भी कम एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। बाकी सारा तो भी बहुत बाकी है, इतनी सारा डिटेल्स है, इतनी सारी बुक्स है, और बुक्स से ज़्यादा दोस्तों एनालिसिस है, रिसर्च है, कैलकुलेशंस है, एंड आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया होगा। मैंने सिर्फ आपको एक सिलेबस बताया है, जिसका भी 0.1% पार्ट बताया है कि एस्ट्रोलॉजी इस तरह से काम करती है। अब बात आती है कि क्या साइंटिस्ट जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को अगर कुछ गलत सलत बताते हैं उसके बारे में, तो क्या वो लोग सही हैं? कुछ भी सही नहीं है। जो साइंटिस्ट है वो बहुत ही मायोपिक है। दोस्तों, साइंस जो है, जो मॉडर्न साइंस है, वो 0.001% ऑफ आपकी एस्ट्रोलॉजी टिकती भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के आगे वो टिकती भी नहीं है। जो वैदिक साइंस है दैट इज वेरी वास्ट, वेरी वाइड, वेरी डेप्थ। इन लोगों को कुछ पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है उसको सिर्फ ये पता नहीं है अभी तक कि मार्स पर लाइफ है या नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि प्लूटो के ऊपर पानी है या नहीं है। लेकिन ये 5000 साल पहले जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ ध्यान और साधना के माध्यम से आज तक का कैलेंडर, और आज से भी हजारों साल बाद तक का कैलेंडर बना के दे दिया। उन्हें कैसे पता कि किस दिन सोलर एक्लिप्स कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा? तो दोस्तों, बहुत वास्ट है वो। साथ ही मैं आने वाले दिनों में आपको ये बताऊंगा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया था नल कोन का। ये एक तरीके का कोन है जिसमें एब्सोल्यूट फ्यूचर, एब्सोल्यूट पास्ट और एब्सोल्यूट प्रेजेंट को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि समय के साथ में किस तरह से मूवमेंट किया जाता है वो आप इसमें देख सकते हैं, जिसे आप साधारण भाषा में टाइम ट्रेवल भी कहते हैं। दोस्तों, उसकी शेप अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वैसी की वैसी है जो कि भगवान शिव के डमरू की है। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप खुद थोड़ा सा गूगल करके देखिएगा, नल कोन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये देखिएगा और उसकी शेप देखिएगा, और आप ये देखिएगा कि भगवान शिव का जो डमरू है उसके भी 3 पार्ट हैं, ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट और नीचे वाला। ऊपर वाला वाइड है, नीचे वाला, बीच वाला नैरो है, और नीचे वाला भी वाइड है। तो एब्सोल्यूट फ्यूचर, एब्सोल्यूट पास्ट, प्रेजेंट और एब्सोल्यूट पास्ट, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। और जिस तरह से XYZ हम 3 तरीके की डायमेंशंस में मूव करते हैं, चौथा डायमेंशन टाइम होता है, जिसको हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत भारी हो गया होगा। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। चलिए एक ऐसी यात्रा पे निकल पड़ते हैं जिसमें बहुत मजा आएगा और बहुत सारी वैदिक विजडम, नॉलेज, साइंस, मैथमेटिक्स आपके साथ में शेयर करने का मुझे मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपसे इजाजत लेता हूं मैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।